हेलो दोस्तों, फिर से आज हम कंटिन्यू करते हैं अपना जो जनरल साइंस का लेक्चर है उसको। और आज है लेक्चर नंबर 06। और अभी जनरल साइंस में हम यहाँ पे भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स को पढ़ रहे हैं। और आज के जो क्वेश्चन रहने वाले हैं वो किन टॉपिकों से रहने वाले हैं वो यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो वो टॉपिक हैं कौन कौन से? अपकेंद्र बल, अभिकेंद्र बल, और इसके बाद है एक आवर्तकाल। तो मोस्टली क्वेश्चन जो हैं वो इन्हीं 3 टॉपिकों से आज रहने वाले हैं। इसमें लगभग 20 से 25 क्वेश्चन बोलने वाले हैं और सभी के सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं और उन सबको हम अच्छे से समझेंगे। रटना किसी को नहीं है, सीखना और समझना। तो चलो शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 111, क्योंकि 110 अप टू 110 नंबर तक हम ऑलरेडी क्वेश्चन कर चुके हैं और आज जो शुरुआत करेंगे हम करेंगे वो 111 से। जो 110 नंबर तक के क्वेश्चन है वो हमने लेक्चर 5, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4, लेक्चर 5 इन 5 लेक्चर में कवर किए हैं। अगर आपने ये सीरीज़ नहीं देखी है तो आप उन पिछले लेक्चरों को जाके देख सकते हैं और कंटिन्यू कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 111 क्या है? तो प्रश्न है कि रेल की पटरियाँ अपने वक्रों पर किस कारण से बैंक की गई होती हैं? बैंक का मतलब है कि यहाँ पे थोड़ा समझ में थोड़ी झुकाव के साथ बनाई गई होती हैं अंदर की तरफ। जैसे ये रेल की पटरियाँ सपोज करो, तो अगर मोड़ है तो तो क्या है कि जैसे अपने वक्रों पर, वक्रों का मतलब है कर्व पे, जहाँ थोड़ा झुकाव मोड़ होता है तो वहाँ पे ये क्या है कि बैंक्ड की गई होती हैं थोड़ी अंदर की तरफ। तो वो किस लिए की गई होती हैं उसका इसमें रीजन पूछा है अपने लिए। तो रेलगाड़ी के बाहर के क्षैतिज घटक से आवश्यक अपकेंद्री बल प्राप्त किया जा सके। इसमें आपको कीवर्ड पे ध्यान देना, जैसे अपकेंद्री बल है, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन बी, रेलगाड़ी के पहियों और पटरियों के बीच किसी भी प्रकार का घर्षण बल उत्पन्न नहीं हो सकता, ठीक है। ऑप्शन सी, रेलगाड़ी के बाहर के क्षैतिज घटक से आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्राप्त किया जा सकता है। ऑप्शन डी, रेलगाड़ी अंदर की ओर नहीं गिर सकती। तो ये इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपको बताना ये किस कारण से ऐसा किया गया होता है, ठीक है। तो जो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, कि रेलगाड़ी के बाहर के क्षैतिज घटक से आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्राप्त किया जाता है। तो ये अभिकेंद्रीय बल क्या होता है? तो अगर किसी को भी कोई भी गति, अगर वो वृत्तीय या कार में गति हो रही है, एक तो रैखिक गति हो सकती है सीधी सीधी, और एक वृत्तीय गति हो सकती है, तो उसको क्या है, उसको एक अभिकेंद्रीय बल के बिना वो गति नहीं हो सकती। अभिकेंद्रीय बल क्या होता है? जो सेंटर की ओर बल लगता है, जैसे ये ऐसे जा रही है तो ये केंद्र की तरफ एक बल काम करता है, इसे ही हम अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। तो मोस्टली क्वेश्चन आज इसी पे रहने वाले हैं, इस पे। और एक अभिकेंद्र बल होता है, वो क्या होता है? जैसे अंदर की ओर लगता है वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में बाहर की ओर लगता है, जो कि एक छद्म बल है, यानी कि वर्चुअल बल है। वो कोई रियल बल या रियल फोर्स नहीं होता है, बाकी हम उसे महसूस करते हैं, ठीक है। उसको हम और अच्छे से समझेंगे। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 112। ये जो लास्ट क्वेश्चन था ये SSC 2011 में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 112, कि साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है? जब आपने भी कभी साइकिल चलाया होगा तो एक्सपीरियंस किया होगा कि जब हम साइकिल को मोड़ते हैं तो थोड़ा अंदर की ओर क्यों झुक जाते हैं? तो क्या ऑप्शन ए, साइकिल और आदमी की गति समान होनी चाहिए वरना साइकिल फिसल जाएगी। ऑप्शन बी, वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे, वह उसे गिरने से बचाएगा। ऑप्शन सी, वह झुकता है ताकि वक्र मार्ग पर चलने के लिए पहियों का दबाव डाला जा सके। ऑप्शन डी, वह झुकता है ताकि वक्र की ओर तेजी से पार कर सके, वक्र को तेजी से पार कर सके। ये RRB एसएम में पूछा गया। तो जो इसका सही जवाब वो है ऑप्शन बी। वो इसलिए झुकता है ताकि जो उसका जो गुरुत्व केंद्र है वो उसके आधार से जो लाने वाली रेखा उसके अंदर बना रहे और वो गिरने से बच जाए। इसके एग्जाम्पल हमने पीछे भी समझे थे कि जैसे जो पीसा की मीनार है वो झुकी हुई है फिर भी नहीं गिरती है, पहाड़ों पर हम चढ़ते हैं तो भी हम थोड़ा झुक जाते हैं। तो इसका रीज़न यही है और इस सब भी में यही लॉजिक लगेगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन बी, वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 113। क्वेश्चन नंबर 113 कि कोई साइकिल सवार किसी मोड़ में घूमता है तो वह, ऑप्शन ए बाहर की ओर झुकता है, ऑप्शन बी अंदर की ओर झुकता है, ऑप्शन सी आगे की ओर झुकता है, ऑप्शन डी बिल्कुल नहीं झुकता। ये RRB TC में पूछा गया है। तो जिसका सही आंसर है वो है ऑप्शन बी। आप इसको
प्रैक्टिकली मतलब अगर आपने फील किया तो उस हिसाब से कर सकते हैं कि वो थोड़ा क्या अंदर की ओर झुक जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 114, जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है, तो दूध तो आप समझ रहे हो मिल्क को, प्रबल मतलब तेज़ी से, मथा जाना मतलब उसको रई से या फिर आजकल जो दूध निकालने की मशीन आ रही हैं तो उनसे मथना बोलते हैं इसको, यानी कि दूध को चलाना देसी भाषा में। तो उसमें से क्रीम किस कारण से अलग हो जाती है? तो आपने देखा होगा कि उसमें से क्रीम, अगर इसको ऑफिशियल लैंग्वेज में देखें तो क्रीम यानी कि उससे जो लौनी या मक्खन जो वो किस टाइप से अलग हो जाता है, ये किस रीजन के कारण अलग हो जाता है, तो वो लॉजिक इसमें बताना। ऑप्शन ए अपकेंद्रीय बल, ऑप्शन बी अभिकेंद्रीय बल, ऑप्शन सी गुरुत्व बल, ऑप्शन डी घर्षण बल। तो जैसे मैंने बताया था कोई भी जो वृत्तीय गति होती है तो उसका जो सेंटर होता है एक उसके अंदर एक फोर्स लगता है जिसको कहते हैं अभिकेंद्रीय बल, लेकिन जस्ट उसके अपोजिट उसे बैलेंस करने के लिए बाहर की ओर एक बल लगता है जिसे कहते हैं अपकेंद्र बल। ठीक है, इसे छद्म बल के नाम से भी जाना जाता है। तो इसी अपकेंद्र बल के कारण क्या होता है कि जब उसको बहुत तेज़ी से दूध को चलाया जाता है तो जो उसमें क्रीम या मक्खन के जो कण होते हैं तो वो बाहर की साइड को भागते हैं, और ये जो अपकेंद्र बल होता है इसी के कारण क्या है कि कोई भी कण है जो वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है, इस तरह से घूम रहा है, तो उसमें क्या है, उसमें प्रवृत्ति होती है इस तरफ बाहर की ओर भागने की, वो इस जिस पथ पे गति कर रहा है उसको छोड़ के बाहर की ओर भाग जाए, तो इसी को अपकेंद्र बल बोलते हैं। तो इसी के कारण क्या है कि जो मक्खन कण है वो साइड में को निकल जाते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए अपकेंद्रीय बल। तो अपकेंद्रीय बल के कारण ही क्रीम क्या अलग हो जाती है। ऐसे ही जब हम वॉशिंग मशीन में कपड़े धोते हैं तो वो भी जब घूमती है तो उसमें क्या है कि जो मैल होता है तो मैल के जो कण है वो भी इसी कारण अपकेंद्र बल के कारण ही क्या है कपड़ों से अलग हो जाते हैं। ये एसएससी में पूछा जा चुका है 2 बार, 2011 में भी और 2013 में भी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 115। क्वेश्चन नंबर 115 कि जब पानी की बाल्टी काफ़ी तेज़ी से ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाई जाती है तब पानी बाल्टी से उसकी उच्चतम स्थिति में भी नहीं गिरता, क्योंकि? तो इसका क्या, ये आपने भी प्रैक्टिकल किया हो कभी कि जैसे हम किसी डिब्बे में, खुला हुआ डिब्बा हो और उसमें पानी भरा हो या दूध भरा हो और उसको तेज़ी से घुमाते हैं तो भी जो दूध है ऊपर, जैसे डिब्बा ऊपर जाता है और उल्टा हो जाता है तो भी उससे क्या है दूध या पानी बाहर निकल के नहीं आता। तो ऐसा क्यों होता है, तो इसका हमें रीज़न जानना है। तो ऑप्शन ए अपकेंद्र बल पानी के वजन से अधिक होता है, ऑप्शन बी अपकेंद्र बल पानी के वजन से कम होता है, ऑप्शन सी बाल्टी की उच्चतम स्थिति में पानी का वजन कम हो जाता है, ऑप्शन डी पानी और बाल्टी के बीच का संसंजन बल अधिक होता है। तो नीचे के दोनों तो गलत हैं, जबकि हमें ऑप्शन ए और बी पे विचार करना है। जो अपकेंद्र बल है, अपकेंद्र बल क्या है, बाहर की ओर लगता है। जैसे हम ये इस डिब्बे को ऐसे घुमा रहे हैं इस वाले वृत्तीय पथ में तो ये बाहर की ओर लगेगा। तो जैसे यहाँ पे डिब्बा उल्टा हो गया तो एक फोर्स ऊपर की ओर लगेगा और जो उसको दूध को या पानी को अगर नीचे की तरफ गिरना है तो वो नीचे की तरफ लगेगा। तो अगर ये बल ज़्यादा हो जाएगा ऊपर वाला तो क्या वो पानी नीचे की तरफ नहीं गिरेगा। तो जो इसका सही आंसर हो गया वो हो गया ऑप्शन ए अपकेंद्र बल पानी के वजन से अधिक होता है, जो बाहर की तरफ लगता है, और क्या है कि उल्टा होने की स्थिति में भी बाल्टी से पानी बाहर नहीं आता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 116। तो क्वेश्चन नंबर 116 है कि वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है, यानी कि वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है। ऑप्शन ए उपकेंद्रण, ऑप्शन बी अपोहन, ऑप्शन सी अपकेंद्रण, ऑप्शन डी विसरण। तो जिसका सही आंसर है वो है ऑप्शन सी। ये हम आपको पीछे ही डिस्कस कर चुके हैं कि अपकेंद्रण बल के कारण ही ऐसा होता है। और इसको अगर इंग्लिश मीडियम वालों के लिए बता दें तो इसको क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। कौन सा फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। और जबकि अपकेंद्रीय जो बल होता है उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ओके। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 117। क्वेश्चन नंबर 117 कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है। तो आपने सुना होगा कि जैसे पृथ्वी पे वायुमंडल है, पृथ्वी पे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये बहुत सारी गैसें पाई जाती हैं, सब पूरा एक वायुमंडल है। वायुमंडल क्या है, गैसों का एक मिश्रण है, यानी कि कलेक्शन ऑफ गैसेस है। जबकि चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा पर ऐसा कोई वायुमंडल नहीं है जिसके कारण वहाँ मानव जीवन ना होने का भी एक कारण है। तो ऐसा क्यों है कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। तो इसका ऑप्शन ए यह पृथ्वी के निकट है, ऑप्शन बी है सूर्य से प्रकाश प्राप्त करता है, ऑप्शन सी है पृथ्वी की परिक्रमा करता है, ऑप्शन डी
इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग माध्य मूल वेग से कम होता है। तो इसमें आपको सही आंसर बताना है, क्या रीज़न है कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होता। ये MPPCS 2012 में पूछा गया प्रश्न। तो चलो समझते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी। इस पर गैस अणुओं का जो पलायन वेग है उनके वर्ग माध्य मूल वेग से कम होता है। इसको अगर हम सिंपल भाषा में समझें तो कैसे समझेंगे, तो यहाँ का जो पलायन वेग होता है चंद्रमा का, तो वो कितना है 2.4 किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है। जबकि अगर पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी पर है 11.2 किलोमीटर पर आवर, यानी कि पृथ्वी पर कंपैरिजन टू चंद्रमा के बहुत ज़्यादा है। ये पृथ्वी का हो गया, ठीक है। तो अगर इसका मतलब पलायन वेग का ये होता है कि अगर कोई भी कण इस स्पीड को प्राप्त कर ले, पलायन वेग वाली को, इस वेलोसिटी को प्राप्त कर ले, तो वो क्या है कि वो जो कोई भी, या तो वो पृथ्वी हो या चंद्रमा हो, कोई भी पिंड हो, वो उसके गुरुत्वीय प्रभाव के क्षेत्र से बाहर चला जाता है। गुरुत्वीय प्रभाव क्षेत्र वही है जिसके कारण वो वस्तुओं को अपनी तरफ पकड़ के रखता है। जैसे हम बॉल को उछालते हैं तो वो लौट कर पृथ्वी पर आ जाती है। तो किसके कारण आ जाती है वो? उसके गुरुत्वीय बल के कारण आ जाती है। तो ऐसे ही, लेकिन अगर हम पलायन वेग से, जैसे पृथ्वी का 11.2 किलोमीटर पर आवर है, अगर हम इतनी इससे ज़्यादा वेलोसिटी से अगर हम किसी चीज़ बॉल को भी फेंकेंगे तो पृथ्वी पर लौट के कभी नहीं आएगी, क्योंकि वो जो पृथ्वी का गुरुत्वीय क्षेत्र उसको पार कर जाएगी। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर चंद्रमा का गुरुत्वीय क्षेत्र जो पलायन वेग है वो बहुत कम है, 2.4 किलोमीटर आवर। और जो गैसों के अणु हैं, जो वायुमंडलीय गैसों के अणु हैं, वो इस पलायन वेग को आसानी से प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं है तो इसको प्राप्त करना आसान है उच्च ताप पे। तो ये इसको प्राप्त कर लेते हैं और ये जो चंद्रमा का गुरुत्वीय क्षेत्र है उससे बाहर निकल जाते हैं। जब बाहर निकल जाते हैं तो वहाँ पर रुकते नहीं हैं, तो इसी कारण चंद्रमा का कोई अपना वायुमंडल नहीं पाया जाता है। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आएगा। थोड़ा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन था, बट अगर आप इसको अच्छे से ध्यान से समझेंगे तो आसानी से समझ में भी आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 118। क्वेश्चन नंबर 118 कि जेट इंजन किसके संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है? ऑप्शन ए ऊर्जा के, ऑप्शन बी द्रव्यमान के, ऑप्शन सी रेखीय संवेग के, ऑप्शन डी कोणीय संवेग के। ये UPPCS 2013 का प्रश्न है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, रैखिक संवेग के। तो पहला ये, जैसे इसमें दो संवेग दिए हैं, एक रैखिक संवेग है, एक कोणीय संवेग है। तो इसमें क्या कि दो तरह के संवेग दिए गए हैं, एक रैखिक संवेग है, एक कोणीय संवेग है। तो जो रॉकेट है वो क्या इस टाइप का होता है, और जो रेखीय गति में जो सरल रेखा में एक गति करता है, मतलब सीधी रेखा में, तो इसके लिए जो एप्लीकेबल होगा वो होगा रैखिक संवेग। तो वैसे इसका सही आंसर है रैखिक संवेगीय। तो ये संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या है? तो इसका मतलब ये है कि जो कुल जो संवेग है उसका वो नियत रहता है, मतलब वो फिक्स रहता है। जैसे कि जो इससे गैसें निकलती हैं रॉकेट से, जब रॉकेट ऊपर की ओर उड़ता है तो ये गति के तृतीय नियम पे काम करता है। जैसे कि इससे जो निकलने वाली गैसें हैं पीछे की तरफ, उनका रैखिक संवेग, और जो रॉकेट आगे की तरफ जाता है उनका रैखिक संवेग, दोनों का समान रहता है लेकिन विपरीत दिशा में रहता है। तो इस कारण क्या है कि जो कुल रैखिक संवेग है, कुल संवेग है, वो क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। तो इसीलिए क्या रैखिक संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है कौन? जेट इंजन। जेट इंजन हो या रॉकेट, बात एक ही है, ये दोनों ऊपर की ओर प्रक्षेपित किए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 119। क्वेश्चन नंबर 119 है कि पृथ्वी तल से किस न्यूनतम वेग से प्रक्षेपित किए जाने पर कोई रॉकेट पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को पार करके अंतरिक्ष में चला जाएगा? अभी हमने पीछे बात की थी पलायन वेग की, पलायन वेग की ही यहाँ पे बात की जा रही है। वही न्यूनतम वेग है कि अगर इससे किसी चीज़ को प्रक्षेपित मतलब फेंका जाए, इसको थ्रो किया जाए, तो वो उससे क्या है कि वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को पार कर जाती है और अंतरिक्ष में चला जाता है, यानी कि स्पेस में चला जाता है, और वो कभी लौट के वापस नहीं आता। तो वो कितना है न्यूनतम वेग, यानी कि वो जो पलायन वेग है वो कितना है, यहाँ पे बताना है। तो पृथ्वी का पूछा गया, पृथ्वी तल से, पृथ्वी की बात की। ऑप्शन है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, ऑप्शन बी 11.2 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन सी 11.2 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन डी 10.2 मीटर पर सेकेंड। तो हमने अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन नंबर 117 में बताया था कि 11.2 है, तो 11.2 यहाँ 3 दे रखे हैं, ठीक है। तो उसके साथ यहाँ पे जो इसकी
मात्रक होता है उस पर भी ध्यान देना जरूर। क्या था, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड था, यानी कि 11.2 किलोमीटर एक सेकंड में पार करें। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन ए। तो इसको आप याद रखेंगे एज ए फैक्ट के रूप में कि जो पृथ्वी की जो पलायन वेग है वो कितना है, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 120। क्वेश्चन नंबर 120 है कि भू स्थिर उपग्रह यानी कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का आवर्तकाल होता है। ऑप्शन ए 9 घंटे, ऑप्शन बी 12 घंटे, ऑप्शन सी 24 घंटे, ऑप्शन डी 28 घंटे। तो इसको समझने से पहले कि आवर्तकाल कितना है इसका, इसको याद करने से पहले हम समझ लेते हैं कि भू स्थिर उपग्रह जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या होते हैं। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को समझते हैं। तो जैसे पृथ्वी है, जैसे यहाँ पे सूर्य है सन, और ये पृथ्वी इसके चारों ओर ऐसे घूम रही है। ठीक है, तो एक चक्कर कितने 24 घंटे में लगा रही है। अगर ऐसा ही कोई उपग्रह और मतलब छोड़ दिया जाए और वो भी क्या है कि इसी के साथ साथ चलता रहे, मतलब वो भी सेम इतने ही टाइम में, तो 24 घंटे में ही एक चक्कर लगाए, तो वो क्या है उसकी जैसे यहाँ पृथ्वी है और वो भी यहीं है, ये थोड़ा साइड में बनाया, जबकि वो एक ही कक्षा में बिल्कुल माने जाएँ। थोड़ी हाइट ऊंचाई होगी उनकी, लेकिन जो यहाँ से दूरी होगी वो समान होगी। तो अगर कहा जाए तो वो क्या, वो एक समान स्थिति में ही चलेंगे, एक दूसरे के बराबर। जैसे मान लो दो गाड़ियाँ चल रही हैं सड़क पर, एक भी 100 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है, दूसरी गाड़ी भी 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, यानी कि दोनों की स्पीड 100 है। तो हमें क्या लगेगा कि दोनों गाड़ी एकदम बराबर चलेंगी साथ साथ, जो आपस में एक दूसरे के क्या एकदम कहें तो स्थिर हैं एक दूसरे के सामने, उतनी ही वो आगे बढ़ेगी और उतनी ही वो बढ़ेगी। तो हमें लगेगा कि जैसे दोनों गाड़ी तो आपस में एकदम फिक्स हैं। तो ऐसे ही ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होते हैं, जो इसका जो ये भी 24 घंटे में एक चक्कर लगाता है, ये भी 24 घंटे में, तो इनका एकदम फिक्स पोजीशन हो जाती है। तो इसलिए इसका जो आवर्तकाल होगा वो कितना होगा, 24 घंटे। तो आप इसको समझ लें एक बार, तो आप इसको कभी नहीं भूलेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 121। क्वेश्चन नंबर 121 है कि यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाए तो पिंड, वही पलायन वेग। ठीक है, तो आप इसका समझ गए होंगे। वैसे तो इसका आंसर आप खुद भी देने में सक्षम है। ऑप्शन ए पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा, ऑप्शन बी 2 घंटे बाद लौट आएगा, ऑप्शन सी 24 घंटे बाद लौट आएगा, ऑप्शन डी कुछ निश्चित नहीं है। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन ए, पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना कभी भी। क्वेश्चन नंबर 122। क्वेश्चन नंबर 122 है कि जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका द्रव्यमान बदल जाएगा, ऑप्शन बी इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं, ऑप्शन सी इसका भार और द्रव्यमान दोनों बदल जाएंगे, ऑप्शन डी न द्रव्यमान बदलेगा न ही भार बदलेगा। बीपीएससी में पूछा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मैंने आपको पिछले 2-3 लेक्चर में ये बात रिपीटेडली बताता आ रहा हूँ कि जो द्रव्यमान है, जो मास है, वो चेंज नहीं होता है, ये क्या फिक्स रहता है, आप इसे कहीं भी ले जाओ। जबकि भार है, जो वेट है, वो बदलता रहता है। ठीक है, तो इसका जो क्या है आप समझ लो, जब चांद चंद्रमा से पृथ्वी पे ला रहे हैं, चांद से पृथ्वी पे ला रहे हैं, तो भार तो बदलना है और द्रव्यमान नहीं बदलना। तो पहला क्या है, इसका द्रव्यमान बदल जाएगा, तो ये गलत हो गया। ऑप्शन इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा, चलो इसको छोड़ देते हैं क्योंकि इसमें सही सा लग रहा है। ऑप्शन सी भार और द्रव्यमान दोनों बदल जाएंगे, तो ये गलत है। द्रव्यमान क्यों बदल जाएगा भाई, ऑप्शन डी न द्रव्यमान और न ही भार बदलेगा, जबकि भार तो बदलता है, तो ये भी गलत हो गया। तो इसका सही आंसर कौन सा बचा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ठीक है, वेट जो इसका बदल जाएगा और द्रव्यमान क्या है उतना ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 123। तो क्वेश्चन नंबर 123 है कि किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति, तो क्वेश्चन नंबर 123 यानी कि 123 क्या है कि किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है। ऑप्शन ए जब लिफ्ट त्वरित गति से नीचे आ रही हो, ऑप्शन बी जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो, ऑप्शन ई समान वेग से नीचे आ रही है, ऑप्शन डी समान वेग से ऊपर जा रही हो। ये यूपीपीसीएस में पूछा गया, जहाँ पे लिफ्ट की बात की जा रही है। जैसे हम लिफ्ट में जा रहे हैं या कभी आप भी गए हो, तो इसको क्या तुम प्रैक्टिकली भी फील कर सकते हैं। ठीक है, तो इसकी क्या कंडीशन होती है, जैसे कोई भी लिफ्ट है जो अगर समान वेग से जाएगी, यानी कि उसका जो त्वरण है वो शून्य रहेगा, तो क्या कि हमें जो कोई भी अपने वेट में कम ज़्यादा वज़न महसूस नहीं होगा, चाहे भले वो ऊपर जाए चाहे नीचे जाए।
वो उतना का ही उतना हमें फील होगा नॉर्मल। तो आपने देखा होगा जैसे अगर लिफ्ट है वो तेज़ी से या झटके के साथ चलती है तो हमें एक साथ लगता है कि हाँ यार हमारा शरीर भारी हो गया। अगर ऊपर की ओर जा रही है, अगर एक साथ नीचे की ओर आए तो लगता है कि हाँ हम हल्के से हो गए। तो तब होता है जब उसमें क्या है कि झटके के साथ उसमें त्वरित गति हो। अगर वो समान वेग से आती है बिल्कुल यूनिफॉर्म वेलोसिटी से तो क्या वो हमें ऐसा फील नहीं होता। आपने देखा कुछ अच्छी लिफ्ट होती हैं, कुछ आपको लगता है कि कुछ में ऐसा लगता है, जबकि ज़्यादातर में ऐसा नहीं लगता क्योंकि वो समान वेग से एकदम इक्वली ऊपर नीचे आती जाती हैं। लेकिन अगर त्वरित गति से आ रही हैं तो उसमें अंतर होता है। जैसे त्वरित गति से ऊपर की ओर जाएगी तो ऊपर की ओर जाने पे क्या है कि जो हमें भारीपन सा महसूस होता है, और जबकि नीचे की ओर आती हैं तो हमें क्या अपना वेट हल्का महसूस होता है। तो इसमें पूछा है कि भार कब अधिक मालूम पड़ेगा, तो कब लगेगा, तो जब हम ऊपर की ओर जाएंगे, जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर की ओर जाएगी और हमें जी जो है वो नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा, ठीक है। और जबकि जो लिफ्ट है वो ऊपर को त्वरित गति करेगी, तो इससे क्या हमें अपना वेट ज़्यादा महसूस होगा। और इसके अपोजिट अगर लिफ्ट त्वरित गति से नीचे की ओर आएगी तो हमें अपना वेट कम लगेगा, भार कम लगेगा, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देना, भार की बात की जा रही है, कभी भी द्रव्यमान में कोई अंतर नहीं होता, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 124 यानी कि 124। तो प्रश्न है कि पृथ्वी के परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह यानी कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट से बाहर गिराई गई गेंद के साथ क्या होगा। अगर कोई सैटेलाइट है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट, वो घूम रहा है पृथ्वी के परितः मतलब चारों ओर ऊपर कक्षा में, तो क्या अगर उससे कोई गेंद गिरा दी जाए तो उस गेंद के साथ क्या होगा। ऑप्शन ए पृथ्वी पर चली जाएगी, ऑप्शन बी चंद्रमा पर चली जाएगी, ऑप्शन सी पृथ्वी पर गिरेगी, ऑप्शन डी पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ ही उसी की कक्षा में घूमती रहेगी। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए अभी मैंने आपको जैसे बताया था ये जियो स्टेशनरी बारे, तो ऐसे उसी टाइप में पहले ये समझो कि ये जो वो सैटेलाइट होते हैं, उपग्रह होते हैं, ऊपर क्यों घूमते रहते हैं, ये खुद क्यों नहीं गिर जाते, ठीक है। तो ये इसलिए नहीं गिरते क्योंकि ये जो गुरुत्वीय क्षेत्र होता है इसको पार कर चुके होते हैं, पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को। और इसके बाद अगर इसके जैसे नियरेस्ट कोई है जैसे चंद्रमा, तो इस चंद्रमा के गुरुत्वीय क्षेत्र के अंतर्गत भी नहीं आते। इन दोनों के क्या होते हैं, बीच में होते हैं, ना तो ये उधर जाते हैं और ना ही ये इधर आते हैं। इसलिए ऊपर जहाँ पे एक बार फेंक दिए जाते हैं वहीं पे चक्कर लगाते रहते हैं चारों ओर, और इसीलिए इनको क्या पलायन वेग से ज़्यादा वेग से फेंका जाता है, तभी यहाँ के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाते हैं। तो इसी प्रकार अगर हम उस सैटेलाइट से बाहर कोई गेंद गिरा दी हमने, तो क्या कि वो इसके गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर है, तो इसके अंदर वो नहीं आ सकती। तो ना तो वो पृथ्वी की पर जाएगी और ना ही वो चंद्रमा पर जाएगी, क्योंकि वो चंद्रमा के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर है, और ना ही वो पृथ्वी पर गिरेगी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, वो पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी की कक्षा में घूमती रहेगी। अगर उसने बाहर गिरा दी तो वो वहीं पे घूमती रहेगी, यानी कि जो स्पेस में चीज़ें हैं ना वो वहीं पे रहती हैं, वो ना तो पृथ्वी पर आ सकती हैं ना कहीं और जा सकती हैं, वो वहीं कचरे के समान घूमती रहती है। अभी आपने एक कॉन्सेप्ट आएगा करंट अफेयर में जो कि स्पेस वेस्ट क्या होता है, यानी कि अंतरिक्ष कचरा। तो वो इसी से उत्पन्न हो रहा है कि जो अंतरिक्ष में हमने जितने भी सैटेलाइट हैं वो छोड़े हुए हैं, जितने भी उपग्रह छोड़े हुए हैं, तो वो क्या वो काम करना बंद कर देते हैं, 10-12 साल बाद ख़राब हो जाते हैं, कुछ हो जाता है। लेकिन ना तो पृथ्वी उस कक्षा से कभी बाहर जाते हैं ना वो पृथ्वी पर लौट के आते हैं, तो वहीं पर चक्कर लगाते रहते हैं। तो वहाँ पे क्या है बहुत सारे सैटेलाइट ख़राब, सही, जो काम कर रहे हैं वो भी, जो नहीं कर रहे हैं वो भी, बहुत सारे इकट्ठे हुए हैं। तो क्या धीरे धीरे अब क्या है उनके आपस में टकराने की संभावना बढ़ती जाएगी जैसे जैसे वहाँ पर वो ज़्यादा इकट्ठे होते जाएंगे। तो इसी को क्या अंतरिक्ष कचरा के नाम से भी जानते हैं। ये इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस पर आगे भविष्य में कभी प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 125। तो क्वेश्चन नंबर 125 है कि एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही होती है। तो अभी जैसे हमने बताया था तो लिफ्ट वाला क्वेश्चन तो उसी से है कि प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है, यानी कि ऐसा कब होगा कि जब हमें अपना जो वेट है लिफ्ट में कम लगे। तो देखते हैं क्या ऑप्शन है। ऑप्शन ए त्वरण के साथ ऊपर जाए, ऑप्शन बी त्वरण के साथ नीचे आए, ऑप्शन सी समान गति के साथ ऊपर, ऑप्शन डी समान गति से नीचे। RRBT से पूछा। तो जो समान गति होती है उसमें तो कोई फील ही नहीं होता, तो ये दोनों ऑप्शन तो हम यहीं पे कैंसिल कर देंगे, ठीक है। इसके बाद ऑप्शन बचे दो, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, त्वरण के साथ ऊपर, त्वरण के साथ नीचे। अभी बताया मैंने अगर त्वरण के साथ ऊपर जाएगी तो वेट हमें ज़्यादा फील होगा, वास्तविक भार से अधिक फील होगा।
ठीक है, जबकि नीचे आएगी तो क्या कम फील होगा। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन बी। ऑप्शन ए गलत हो गया, ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 126। क्वेश्चन नंबर 126 है कि किसी तुल्यकारी उपग्रह यानी कि जियो स्टेशनरी जो सेम आवर्तकाल के साथ घूमता है, कितने, उसका भी आवर्तकाल 24 घंटे है पृथ्वी का, तो मतलब वो पृथ्वी के सापेक्ष स्थिर बना रहता है। तो वही क्या होता है, तुल्यकाली उपग्रह। तुल्यकारी लिखा है इसमें, वैसे होता तुल्यकाली है कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है। तो एक फिक्स ऊंचाई होती है, इतनी ऊंचाई पे ही वो हमको छोड़ना होता है जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। अगर उससे कम ज़्यादा पर छोड़ेंगे तो वो काम नहीं करेगा। तो ऑप्शन है 36,000, ऑप्शन बी 42,000, ऑप्शन सी 30,000 किलोमीटर की ऊंचाई है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। SSC 2013 में पूछे गए हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पे इसको हमें क्या प्रक्षेपित करना होता है। 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पे जाके क्या है कि पृथ्वी के तुल्यकाली हो जाता है, उसी कक्षा में चक्कर लगाता रहता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 127। अच्छा, मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे थोड़ा नॉइज़ का प्रॉब्लम है, शोर शराबे का, क्योंकि जगह ही ऐसी है और ऐसी ही कंडीशन है। तो प्लीज़ आप इसको थोड़ा इग्नोर करेंगे और अपना सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देंगे, ठीक है। ये सब होता चलता रहेगा, लेकिन हमें अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखनी है, हाँ, इससे डिस्टर्ब नहीं होना बिल्कुल। तो क्वेश्चन नंबर 127 क्या है कि टेनिस की गेंद मैदान की अपेक्षा किस पहाड़ी पर अधिक ऊंची उछलती है। सॉरी, टेनिस की जो गेंद है वो मैदान की अपेक्षा किसी पहाड़ी पर अधिक ऊंची उछलती है। मतलब अगर हम मैदान पर कोई गेंद उछालेंगे तो सपोज करो वो 10 मीटर उछल जाएगी, ठीक है। और पहाड़ी पे उतने ही फोर्स से अगर उछालेंगे तो सोचो सपोज करो 15 मीटर उछल गई, तो वो ज़्यादा क्यों उछल रही है, उतने ही फोर्स से। तो इसका रीज़न समझना। ऑप्शन ए पर्वतों पर वायुदाब अपेक्षाकृत कम होता है, ऑप्शन पर्वतों पर गेंद और हल्की हो जाती है, ऑप्शन सी पर्वतों पर पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण कम हो जाता है, ऑप्शन डी उपयुक्त में कोई नहीं, ठीक है। तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, पर्वतों पर पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण कम हो जाता है। क्योंकि जैसे जैसे आपने देखा होगा कि जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं तो उस जी की जो मान है, जी की जो वैल्यू है वो कम होती चली जाती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। और उसी के कारण है कि वो गेंद हमें हल्की फील होती है, और हल्की फील होती है तो ज़्यादा ऊपर तक जाती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 128। तो क्वेश्चन नंबर 128 है कि यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम सही होगा। सपोज करो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है बिल्कुल ख़त्म हो जाए, एक साथ बिल्कुल ख़त्म। सपोज कर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है ही नहीं, तो क्या होगा। ऑप्शन ए वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा, ऑप्शन बी वस्तु का द्रव्यमान शून्य हो जाएगा परंतु भार वही रहेगा, ऑप्शन डी वस्तु का भार और द्रव्यमान दोनों शून्य हो जाएंगे, ऑप्शन डी वस्तु का द्रव्यमान बढ़ जाएगा। ये UPSC 2013 में पूछा गया क्वेश्चन। तो वापस से हम यहाँ पे अपने वही पुराने कॉन्सेप्ट लगाएंगे, क्योंकि द्रव्यमान तो बदल सकता ही नहीं है, वो तो निश्चित रहेगा। तो क्या है कि द्रव्यमान वही रहेगा, ठीक है, लेकिन वस्तु का भार शून्य हो जाएगा। बिल्कुल जब गुरुत्वाकर्षण बल ही काम नहीं करेगा, वो ख़त्म हो गया, तो जो भार होता है W बराबर क्या होता है mg होता है, ठीक है। और जब यहाँ पे m द्रव्यमान तो वही है लेकिन g 0 हो गया, तो वेट क्या हो गया, 0 हो गया कि नहीं हो गया। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए हो गया, वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा, ठीक है। अब जैसे इसका बकवास ऑप्शन की वस्तु का द्रव्यमान शून्य हो जाएगा, क्यों हो जाएगा भाई, गलत है। ऑप्शन सी वस्तु का भार तो द्रव्यमान दोनों शून्य हो जाएंगे, चलो मान ली भार शून्य हो जाएगा, द्रव्यमान क्यों हो जाएगा भाई, ये भी गलत है। ऑप्शन डी वस्तु का द्रव्यमान बढ़ जाएगा, भाई द्रव्यमान निश्चित है, ना बढ़ता है ना घटता है, तो इसका ये भी गलत हो गया। तो आप समझ गए, सही ऑप्शन ए, ठीक है। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होता, भले ही PCS में आए चाहे IAS में आए चाहे किसी में, क्वेश्चन यही रहते हैं, ठीक है। घुमा फिरा के पहले PCS IAS में पूछे जाते रहे क्वेश्चन, अब क्या धीरे धीरे वही क्वेश्चन बाकी SSC एग्ज़ामों में, पुलिस के एग्ज़ामों में, टेट के एग्ज़ाम, इन सभी में धीरे धीरे आने लगेंगे, ठीक है। आ रहे हैं ये क्वेश्चन, आ रहे हैं अब, ठीक है। क्वेश्चन कोई नए तो बनेंगे नहीं कि नया द्रव्यमान पैदा होगा कोई, या नया गुरुत्वाकर्षण बल बनेगा, सब वही है और प्रश्न भी वही हैं, बस अब वो उनका रोटेशन होता रहता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 129। एक और बात बता दूं, जो आप ना अपने आप को जो क्वेश्चनों का लेवल है एक अच्छे लेवल का प्रिपेयर करके रखो, ठीक है। फिर किसी भी लेवल का प्रश्न आ जाए हल होना ही होना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि नहीं हम तो सिर्फ वही लड्डू क्वेश्चन है, सिर्फ वही तैयार करेंगे, वही पढ़ेंगे और एग्ज़ाम में आ गया अच्छा खासा क्वेश्चन तो फिर मुँह की तरफ देखेंगे, या
कि हम जब कोई दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे तो फिर दोबारा से पढ़ेंगे। भाई एग्ज़ाम की कोई तैयारी नहीं होती, तैयारी होती है सिर्फ सब्जेक्ट की। आपको अपना सब्जेक्ट प्रिपेयर करना है एक बार अच्छे से, आपको साइंस प्रिपेयर करनी है, आपको विज्ञान पढ़ना है, तो एक बार सही से पढ़ना है, भले ही फिर एग्ज़ाम कोई भी हो, चाहे पुलिस का हो, चाहे किसी का भी हो, चाहे टीचर का हो, या भले एयरफोर्स का हो, NDA का हो, सबके लिए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 129। अपने क्वेश्चन पर आ जाते हैं, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना। तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक है? तो मतलब अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कि कितना है, ठीक है। तो ऑप्शन है 1/5, ऑप्शन बी 1/4, ऑप्शन सी 1/6, ऑप्शन डी 1/8। ये रेलवे में पूछा गया, आप इसको रट लो, ऑप्शन सी 1/6, लगभग 1/6 है, ठीक है। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 130। तो क्वेश्चन नंबर 130 है कि जो लोलक की आवर्तकाल है कि टाइम पीरियड है वो इसमें डिपेंड करता है, ये पूछा गया है। ऑप्शन ए द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करता है, ऑप्शन बी लंबाई के ऊपर निर्भर करता है, ऑप्शन सी तापक्रम के ऊपर निर्भर करता है, ऑप्शन डी समय के ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या, जो लोलक का आवर्तकाल होता है उसको समझ लेंगे, और उससे भी पहले हम लोलक को समझ लेंगे, ठीक है। जैसे ये है, यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे कोई धागा है, ठीक है, यहाँ कुछ भी मान लो झूले की रस्सी, ठीक है, और यहाँ पे इस पर कोई पत्थर बांध दिया, तो और इसको अगर मिलाएं तो ऐसे गति करेगा, फिर ऐसे करता हुआ फिर वापस आएगा और फिर ऐसे करेगा, ठीक है। तो एक चक्कर लगाने में जो इसको टाइम लगता है ना, वो क्या होता है, इसका आवर्तकाल होता है। वो इसका हो गया आवर्तकाल, ठीक है। एक चक्कर लगाने में लगा टाइम कितना हो गया, इसका आवर्तकाल हो गया। अब वो आवर्तकाल निर्भर किस पे करता है, तो उसका फॉर्मूला है कि T = √L/G, या इसको प्रोपोर्शनल भी कर दो, अनुक्रमानुपाती। तो ये T क्या हो गया, ये आवर्तकाल हो गया। डिपेंड किस पे करता है, एक L पे करता है, एक G पे करता है, ठीक है। तो यानी कि इसको हम कहेंगे एक तो लंबाई पे और एक इस पे गुरुत्वाकर्षण पे, ठीक है। तो इसमें आप ऑप्शन 4 दिएगा, ऑप्शन ए द्रव्यमान पे, ऑप्शन बी लंबाई पे, ऑप्शन सी तापक्रम पे, ऑप्शन डी समय के ऊपर। तो सीधी सी बात, अब आपको इसको देखते ही प्रश्न को कर दोगे, समय पे नहीं कर रहा, तापक्रम पे भी नहीं कर रहा, द्रव्यमान पे भी नहीं कर रहा, किस पे, लंबाई पे, ठीक है। और इसके साथ अगर इसका जो लंबाई है वो बढ़ेगी तो इसका आवर्तकाल भी बढ़ेगा, अगर इसकी लंबाई कम होगी तो इसका आवर्तकाल भी कम होगा, क्योंकि L इसके जस्ट अनुक्रमानुपाती है, जबकि G इसके क्या व्युत्क्रमानुपाती है। तो G में इसका उल्टा हो जाएगा, क्योंकि ये बटे में आ रहा है G, ठीक है, ऐसे समझ लिया करो। तो आवर्तकाल क्या है, अगर G को हम बढ़ाएंगे तो आवर्तकाल क्या होगा, कम हो जाएगा, और अगर G को घटाएंगे तो आवर्तकाल बढ़ जाएगा, समझ गए। तो और इसको दूसरा तरीका बताऊँ, चलो लंबाई का, ठीक है। सपोज करो जैसे ये है, ये यहाँ पे बनाया, और जबकि अगर यहाँ पे थोड़ा और ऊंचाई से हम इसको बांधते डोरी को, तो क्या ये और आगे तक जाती है ऐसे करके, तो इसमें और ज़्यादा टाइम लगता है कि नहीं लगता। तो ऐसा देसी तरीके से भी समझ लो, ठीक है। इसको चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 131। क्वेश्चन नंबर 131 कि लोलक घड़ियाँ गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती हैं? ऑप्शन ए गर्मियों के दिन लंबे होने के कारण, ऑप्शन बी कुंडली के घर्षण के कारण, ऑप्शन सी लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है, ऑप्शन डी गर्मी में लोलक का भार बढ़ जाता है। ये भी UPSC में 2 बार पूछा भाई पूरी तरह से, 94 में भी और 2012 में भी, ठीक है, जहर क्वेश्चन है। तो क्या है कि जो लोलक घड़ियाँ वो गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती है? सुस्त का मतलब है वो ज़्यादा टाइम लेती हैं एक चक्कर लगाने में, तो इसका रीज़न पूछा है क्या? तो रीज़न तो यही होगा L वाला ही, ठीक है। अब आपको बस समझना है क्योंकि इसी पे डिपेंड करता है वो, ठीक है। जब उसका आवर्तकाल बढ़ा T √L/G, तो अगर उसका आवर्तकाल बढ़ा, ज़्यादा टाइम ले रही तो ना सुस्त हो गया। सुस्त का मतलब ये तो होता है यार बहुत टाइम लगा रहा है किसी भी काम को करने में, ठीक है, जबकि पहले तो जल्दी जल्दी करता था, तो ये सुस्त क्यों हो जाती है? तो गर्मियों के दिन लंबे होने के कारण, तो इससे तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है, दिन लंबे हो रहे हैं तो होने दो। कुंडली में घर्षण के कारण, ये भी गलत। लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है, सही, यही सही है कि जब लोलक की लंबाई बढ़ गई तो वो क्या है, एक इकाई दोलन मतलब एक दोलन में जो समय लेगा वो क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो इससे क्या, इसका आवर्तकाल बढ़ गया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो गया, जबकि ऑप्शन डी भी गलत है कि गर्मी में लोलक का भार बढ़ जाता है। गर्मी से लोलक का भार क्यों बढ़ेगा भाई? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 132। क्वेश्चन नंबर 132 है किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल। ये क्वेश्चन सही है, अच्छा खासा क्वेश्चन है, बढ़िया, ये भी रेलवे में पूछा है। तो ये मैं इसीलिए बताता हूँ फॉर्मूला आपको कि T बराबर, तो किया ये एक बार याद कर लिया तो आपने ना
इससे परिभाषा बना लो, कुछ भी बता दो, किस पे निर्भर करता है वो भी बता दोगे, सब कुछ बता दोगे। अब ये कह रहा लंबाई 4% बढ़ा दी, मतलब एल की जगह अगर हम 4 रखेंगे तो अंडर रूट से जैसे जैसे 4 रखेंगे तो बाहर निकलेगा तो 2 ही आएगा ना। तो आवर्तकाल पे जो इस पर प्रभाव पड़ेगा ये कितना होगा, 2% इस पर बढ़ेगा इसका। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। तो 2% बढ़ जाएगा, अगर ये 4% बढ़ रहा है तो ये 2% बढ़ेगा, ऐसे समझ लो मोटा मोटा, ठीक है। ऐसे ही फिर दोबारा ये क्वेश्चन है 133, यदि लोलक की लंबाई 4 गुना कर दी जाए तो लोलक के झूलने का समय घटता है, 2 गुना होता है, ऑप्शन सी 1/4 होता है, ऑप्शन डी 4 गुना हो जाता है। चलो इसे भी समझो। T बराबर L/G, लोलक की लंबाई 4 गुनी, ये 4 गुनी कर दी तो ये फिर क्या है 2 गुना, सीधी सी बात है, ऑप्शन बी 2 गुना होता है, ठीक है। ये भी रेलवे में पूछा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो फार्मूला थोड़ा क्या है, ये बेसिक से फार्मूले आप इनको याद कर लें, हो सकता है इनको याद करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 134 और तो प्रश्न क्या है कि पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समय अवधि उतनी ही रहेगी, घटेगी, शून्य हो जाएगी, बढ़ेगी। देख रहे हो पेंडुलम में नए नए नाम रखती है, ठीक है। तो पेंडुलम कुछ नहीं है, वही लोलक की पेंडुलम है, ठीक है। इसी को पेंडुलम कहते हैं। एक धागे लटका दिया, उसमें धागे में एक पत्थर बांध दिया, ठीक है, वो ऐसे गति कर रहा है, ठीक है। तो यही पेंडुलम है। तो पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समय अवधि उतनी ही रहेगी, घटेगी, शून्य हो जाएगी, बढ़ेगी। बताओ क्या हो गया, SSC CGL में पूछा है। तो क्या है, फिर वही फार्मूला लगाना है, ये T बराबर √L/G। जब L/G तो ये क्या है, चंद्रमा पे ले जाएंगे तो G क्या वहाँ कम हो जाएगा। अब जब G कम हो जाएगा वहाँ पे तो क्या फ़र्क पड़ेगा, G इसके क्या व्युत्क्रमानुपाती है T के से बराबर में देखें तो बटे में आ रहा है, ठीक है। जब बटे में आ रहा है तो T अगर बढ़ेगा T बढ़ेगा तो G जो अगर बढ़ेगा तो T घटेगा, और G घटेगा तो T बढ़ेगा। तो वहाँ पे क्या G घट रहा है तो T क्या बढ़ेगा। तो इसके क्या ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो गया। तो वहाँ पे जाके क्या उसकी समाप्ति यानी कि उसका आवर्तकाल, ठीक है, टाइम पीरियड, वो क्या बढ़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 135। एक कण का द्रव्यमान m तथा संवेग p है तो इसकी गतिज ऊर्जा होगी। ऑप्शन ए mp, ऑप्शन बी p² × m, ऑप्शन सी p²/m, ऑप्शन डी p²/2m। चलो फॉर्मूले से करते हैं इसको, ठीक है। तो गतिज ऊर्जा, तो गतिज ऊर्जा क्या है 1/2 mv², ठीक है। तो इसको क्या ऐसे लिखेंगे 1/2 m × v × v, ठीक है, 2 बार में लिख लिया। जबकि संवेग क्या होता है p बराबर mv, तो 1 mv की जगह हम इसको लिख देंगे तो ये क्या होगा 1/2, इसकी जगह mv की जगह हमने लिख दिया p, ठीक है, तो pv। तो इसका क्या होगा pv/2, सही है ना। हाँ क्या है, कोई बनना है क्या इसमें से, क्या इस वाली फॉर्म में कोई बन ही नहीं रहा इनमें से। तो चलो इसको और आगे सॉल्व करते हैं। तो पी वी तो हो गया, ठीक है, पी और वी, इसमें एक एम से और ऊपर गुणा कर दो, एक से नीचे कर दो, ठीक है। तो आगे क्या आएगा, तो जो पी वी ये वाला है, सॉरी ये वी एम है, ये एक और पी बन जाएगा तो क्या हो गया p² हो गया बटे नीचे 2m हो गया। ये वाला तो मिल गया भाई, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या p²/2m, तो ये इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। रेलवे ट्रेन के लड़के में पूछा, ठीक है। तो आज की सीरीज़ ये रही, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझे। अगर आपको दिल से लगता है कि हाँ चाहे समझ में आया बढ़िया बढ़िया, तो आप इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब कर देना जो नए, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे पहुँचाना। थैंक यू।